चैप्टर है नाइन्थ इकोनॉमिक्स में चैप्टर 5वां कृषि खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता। तो आइए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें हल करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। पहला हमें जो सही है उसका चयन करना है। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? यानी बिहार में रहने वाले जो लोग हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनका आजीविका का क्या साधन है? तो कृषि है। बिहार में किसी प्रकार का उद्योग धंधा यानी कल कारखाने तो है नहीं, औद्योगिक क्षेत्र तो है नहीं। क्या है मुख्य आधार? ये कृषि ही है। इसके बाद दूसरा, राज्य में यानी बिहार की बात है, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन क्या है? तो इस बुक के अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, कुएं और नलकूप। हालांकि अभी वर्तमान में जो भी हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद तीसरा, बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है तो फसल की होती है, आवास यानी घरों की होती है, मनुष्य एवं मवेशियों को परेशानी होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 4 नंबर, अकाल से राज्य में बर्बादी होती है। अकाल का मतलब होता है सूखा पड़ना, बारिश का ना होना लंबे समय से, तो वो अकाल पड़ जाता है। ठीक है, तो इससे उत्पादन घटती है और ज़्यादा पैदावार नहीं हो पाती। तो इससे कैसे, तो इसे किसको प्रभावित करती है? तो कृषि को यानी खाद्यान्न फसल को प्रभावित करती है। 5वां है शीतकालीन कृषि किसे कहते हैं? यहाँ पे पहले इसको समझिए, खरीफ या अगहनी फसल, इसे शीतकालीन फसल कहा जाता है। रवि, खरीफ या अगहनी फसल शीतकालीन प्रधान फसल है। इसकी बुआई जून में की जाती है और दिसंबर में तैयार हो जाती है, वो कट जाती है। ठीक है, जैसे धान हो गया। और एक होती है रवि फसल, तो इसकी बुआई कब होती है? ठंडे की शुरुआत में होती है और काटा जाता है कब? मार्च अप्रैल में। तो हमें तो यही बताना है शीतकालीन है तो कौन सी है, खरीफ या अगहनी फसल। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सन 1943 में भारत के किस प्रांत में, किस स्थान में भयानक अकाल पड़ा यानी सूखा पड़ा? बंगाल है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखिए 1943 में बंगाल में अकाल के दौरान गांव को छोड़ जाते हुए एक परिवार यहाँ पे दिखाया गया है, मेंशन किया गया है। तो कौन से क्षेत्र में पड़ा? बंगाल में पड़ा। अगला प्रश्न 7वां, विगत वर्षों में, विगत का मतलब होता है बीते वर्षों में, यानी 1 साल 2 साल पहले, विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान, तो कृषि का योगदान तो घटा है, बढ़ा नहीं है, क्योंकि आधुनिक तरीके से पूरे क्षेत्र में कृषि नहीं होती। ठीक है, दूसरे राज्यों में की जाती है, लेकिन बिहार की बात की जाए। 8वां देखिए, निर्धनों में, गरीबों में, निर्धन लोगों में, यानी जो गरीबों में गरीब हैं, काफ़ी गरीब हैं, तो उनके लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है? तो उसका है ऑप्शन नंबर बी, अंत्योदय कार्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? खाद्यान्न का स्रोत मतलब किससे अनाजें हमें प्राप्त होती है, लोगों को किससे अनाजें प्राप्त होती है? गहन खेती से तो होती ही हैं, भंडारण नीति से, जो सरकार का गोदाम होता है एफसीआई अकाल के समय, या जन वितरण प्रणाली की जो दुकानें होती है राशन की, तो उसको राशन की दुकान का संचालन किसके द्वारा? सरकार द्वारा होता है। इसकी आपूर्ति कैसे करता है? गोदामों के द्वारा करता है। तो भंडारण भी है। आयात नीति भी है, हम अनाज को खरीदते हैं या सरकार खरीदती है, ये भी हो गया। इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 10वां, गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी का मतलब प्राइवेट। ठीक है, सरकारी ना होकर गैर सरकारी प्राइवेट संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट जो है वो दूध से संबंधित है? तो पटना डेयरी इसका राइट आंसर होगा। है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, टोटल 10 है। तो पहला देखिए, बिहार राज्य में कृषि, ठीक है, जनसंख्या की आजीविका का साधन है, तो आपको भरना है पहले में बहुसंख्यक। बिहार में कृषि की क्या है? उत्पादकता निम्न है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हर वर्ष बाढ़ आता है, सूखा आता है, ठीक है, इसीलिए, और अत्याधुनिक तरीके से खेती भी नहीं की जाती है। तीसरा है आपको यहाँ पे भरना है उत्पादकता। तीसरा, बिहार में कृषि की सिंचाई, तो आपको भरना है अत्यधिक महत्व रखती है, क्योंकि ये कृषि वाला क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पे सिंचाई महत्व रखती है अधिक पैदावार करने के लिए, आपको भरना है अत्यधिक। चौथा देखिए, राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र काफ़ी अधिक है। बफर स्टॉक का निर्माण जो एफसीआई कहा जाता है, तो सरकार करती है। ठीक है, अब इसके बाद 6, निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए कार्ड जो है वो बीपीएल कार्ड कहा जाता है, समझ में आ गया। 7वां, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सी है? ये तो सभी जानते हैं, कृषि को कहा जाता है। 7वां में आपको भरना है कृषि।
8वां में औद्योगिक श्रमिकों की दैनिक आवश्यकता। औद्योगिक श्रमिक जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, मेहनत कश मजदूर होते हैं, उनकी दैनिक आवश्यकता 3600 कैलोरीज आवश्यकता पड़ती है। 9 नंबर, दिल्ली में देखिए आपको भरना है मदर डेयरी कार्य करती। कौन सा? मदर डेयरी, काफ़ी फेमस है। 10वां, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो है वो मैक्सिको से प्रभावित होकर भारत में लागू की गई। तो ये जो गेहूं के पैदावार से संबंधित है, ठीक है, उच्च पैदावार संबंधित है हरित क्रांति। तो ये आपका पूरा हुआ। रिक्त स्थान हमारा है वो है सही और गलत का चयन करना है। पहला है बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये तो सरासर गलत है। बिहार के अर्थव्यवस्था में कहीं भी उद्योग धंधे कल कारखाने तो है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ कृषि की जाती है, खेती की जाती है। ये बिल्कुल गलत है। अगला देखिए क्या है, बिहार कृषि अत्याधुनिक है। तो बिहार की कृषि तो अत्याधुनिक है ही नहीं। अगर ये अत्याधुनिक होती तो ये बिहार तो कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा ही नहीं होता। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, ठीक है, अधिक आबादी है, यहाँ पे संसाधन की कमी है, तो कृषि अत्याधुनिक नहीं है, ठीक है, गलत है। तीसरा, राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र काफ़ी अधिक है। बिल्कुल सही है, अरे चारों तरफ बाढ़ ही आता है। कृषि उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है। बिल्कुल सही है। कृषि जो है वो उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है। जैसे चीनी का निर्माण करना हो तो गन्ना से प्राप्त होता है। तो गन्ना क्या हो गया? वो कच्चा उद्योग हो गया। तो गन्ने की खेती की जाती है। ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और कपास, कपड़े के निर्माण में कपास, तो कपास की खेती हो गया। एक अध्यापक की दैनिक आवश्यकता कम से कम 2600 कैलोरीज होती है। बिल्कुल सही है। मजदूरों के लिए कितनी होती है? 3600, और अध्यापक के लिए 2600। खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों की उपज की विशेष ध्यान आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है, यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे। 8वां, कृषि भारत एवं बिहार की आर्थिक इंजन है, रीढ़ कही जाती है। ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसकी संख्या 7 है। आइए हल करते हैं। बिहार के कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 4 उपाय बताएं। बिहार को अगर हम कृषि के पिछड़ेपन है बिहार, उसको हम दूर करना चाहते हैं तो 4 उपाय कौन कौन से हैं? उपाय देखा जाए तो काफ़ी आसान है। इसका आंसर लिखना, बिहार के कृषि को पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय 1, 2, 3 और 4, ये 4 लिखने हैं। बस ये आपको लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके बारे में 1-2 लाइन आपको लिखना भी पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए और किस तरीके से ये प्रभावित करती है, 4 हम लिखेंगे। आइए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बिहार में कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या के तीव्र वृद्धि से अत्यधिक बढ़ने से कृषि संसाधन पर अत्यधिक बोझ पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा जनसंख्या है तो कृषि संसाधन पर बोझ तो पड़ेगा ही, क्योंकि संसाधन हमारे पास ज़मीन तो सीमित है, ठीक है, और खाने वाले बढ़ जाएंगे तो बोझ तो पड़ेगा ही। दूसरा है सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था, ठीक है, दूसरा यही है। तो इसका मतलब क्या है? सिंचाई व्यवस्था को सुधार कर अत्यधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में सिंचाई की काफ़ी कमी है, इसलिए सिंचाई की व्यवस्था समुचित नहीं है, ठीक है, समय यानी बारिश पे डिपेंड होती है, तो ये करना होगा। तीसरा है बाढ़ नियंत्रण एवं बेहतर जल प्रबंधक। बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ कृषि पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, फसल नष्ट हो जाती है, अतः बाढ़ नियंत्रण और उचित जल प्रबंधन आवश्यक है। जल प्रबंधन, जल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट का मतलब है कहाँ पे सूखा पड़ा है, कहाँ पे बाढ़ है, ये देख रेख सरकार का काम है, जल प्रबंधन करना आवश्यक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए चौथा, उन्नत बेहतर कृषि तकनीक का प्रयोग, यानी वैज्ञानिक और अत्याधुनिक तकनीक यंत्रों से कृषि करना, और शक्कर यानी हाइब्रिड बीजों से क्या करना, प्रयोग करना, ताकि अच्छी और ज़्यादा पैदावार हो, ठीक है। तो ये 4 आपको उपाय लिखना है। अगला प्रश्न देखिए हमारा दूसरा है, खाद्य फसल एवं नकदी फसल में अंतर बताएं। काफ़ी सिंपल है, नाम से ही स्पष्ट है। खाद्य फसल ऐसी फसल जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, खाद्य फसल हो गई। नकदी फसल ऐसी फसलें जो बेचकर हम नगद रुपया प्राप्त करते हैं, नकदी फसल हो गई। तो आइए अंतर स्पष्ट करते हैं, ठीक है। फसल के प्रकार, खाद्य फसल, दूसरा नकदी फसल। हम लिखेंगे खाद्य फसल, यहाँ पे आपको नकदी फसल लिखना है। खाद्य फसल खाने के काम आती है, ठीक है, हम खाने में प्रयोग करते हैं। धान, गेहूँ, मक्का, जौ, महुआ, चना, अरहर, ठीक है। और नकदी फसल बात की जाए, वैसी फसल जो बेचकर किसान नगद रुपया प्राप्त करते हैं, जैसे गन्ना, जूट, दलहन
आलू, प्याज, मिर्च, तिलहन। तो क्या मतलब आपको समझ में आया? दोनों तो खाने के लिए ही प्रयोग की जाती है। यहाँ पे क्यों कहा गया कि खाद्य फसल सिर्फ खाने में काम आती है? खाने में काम आती है मतलब जो किसान होते हैं, जो हम घरों में किसको स्टोर करके रखते हैं, धान गेहूँ सबको रखते हैं, लंबे समय तक रखते हैं, ठीक है, यानी इसको खाने में प्रयोग करते हैं। हम गन्ने को, ईख को, जूट को, जो जो रस्सियाँ बनाने में काम आती हैं, दलहन को, दलहन का मतलब दाल वाली जो प्लांट होती हैं, आलू को, प्याज को नहीं रखते हैं क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसका उत्पादन किया जाता है और महीने 2 महीने में इसको बेच दिया जाता है, नगद रुपया प्राप्त कर लिया जाता है। मिर्च को, तिलहन को, ठीक है। तो ये आपको स्पष्ट समझ में आ गया, ये बेचने वाली और ये खाने वाली। यही आपका आंसर हो गया, दोनों का अंतर। तीसरा देखिए क्या है, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? जिनके पास ज़मीन नहीं है, सिंपल सा बात है, जिसके पास ज़मीन, खेती के लिए ज़मीन नहीं है, वही खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। अकाल पड़ेगा तो उसके पास अनाज तो होगा ही नहीं, पैसा है, उनके पास पैसा भी नहीं होगा। तो कौन से लोग होंगे? आपको आंसर लिखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान, जिसके पास भूमि नहीं है वैसे किसान, खेतिहर मजदूर, खेत में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, शहरी क्षेत्रों में श्रमिक यानी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले मेहनत मजदूर हो गए, मेहनत मजदूरी करने वाले खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हो सकते हैं। आप अपने से भी लिख सकते हैं, इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे? देखिए हरित क्रांति से अच्छी पैदावार हुई और ये खास करके गेहूं के क्षेत्र में ये ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो ये हम मानते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया गया है, वही आपको वहाँ से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए पांचवा, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? बफर स्टॉक का मतलब होता है एफसीआई गोदाम, यानी अनाजों को स्टोर क्यों करती है? इसका मुख्य कारण है जो सरकारें राशन की दुकानें चलाती हैं ताकि वो जो मज़दूर आदमी हो, जिनके पास आय उतना अधिक नहीं है, बीपीएल वाले हों, ठीक है, गरीब लोग हैं, उनको राशन दिया जाए और अकाल के समय सरकार को राशन उपलब्ध कराना जनता का, ये सरकार का जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व। इसीलिए एफसीआई गोदाम का निर्माण करती है, बफर स्टॉक वो चलाती है सरकारें, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कैसे करना है? तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार खाद्य के भंडार एकत्रित करती है, जमा करती है, जिसे बफर स्टॉक एफसीआई कहते हैं, ताकि आपदा या ज़रूरत के समय अनाज उपलब्धता कराना सरकार की उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखिए हमारा 6 नंबर है, अगला प्रश्न 6 नंबर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? यानी राशन की जो दुकानें होती हैं उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारतीय खाद्य निगम द्वारा, ठीक है, अधिकृत अनाज को सरकार विनियमित राशन की दुकान के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में बांटती है, इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, पीडीएस कहते हैं, ठीक है। जहाँ से वो खाद्यान्न वितरण होती है, इसे हम राशन की दुकान भी कहते हैं, ठीक है। बस इतना तक आपको लिखना है, आप चाहे तो बढ़ा के यहाँ भी कर सकते हैं। इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले आपको लिखना है राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला, निर्धनों में जो निर्धन लोग हैं उनको अंत्योदय कार्ड, निर्धनता के रेखा के नीचे, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उसे बीपीएल कार्ड, अन्य लोगों के लिए जो गरीबी रेखा से ऊपर वाले हैं एपीएल कार्ड, ठीक है। ये 3 कार्ड हैं, ये चर्चा हो गया। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को, ठीक है। तो समाप्त होता है आज का सेशन, धन्यवाद।